हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से बहुत बड़ी जो है भर्ती नोटिफिकेशन जो है जारी की गई है। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक, क्योंकि ये रहने वाला है जीडीएस भर्ती, ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरह से सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, लास्ट डेट क्या रहेगा, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और जो है आप किस तरह से आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हैं, वो पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती जो है 10वीं पास के लिए निकलती है, 10th पास के लिए बड़ी ज़बरदस्त भर्ती होती है। और ग्रामीण डाक सेवक जिसको जीडीएस कहते हैं शॉर्ट में, उसके लिए जो है जनवरी 2025 में इसका पहला शेड्यूल है। ठीक है, शेड्यूल 1 लिखा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक के जो कुछ वैकेंट पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम जिसको कहते हैं, या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम जिसको कहते हैं, जिसको डाक सेवक भी कहते हैं। ठीक है, इन डिफरेंट ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बहुत सारे ऑफिस है, वहाँ जो है आप वैकेंट पोस्ट है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। द डिटेल ऑफ द वैकेंट पोस्ट इज़ गिवन इन एक्सर 1। कौन कौन सा पोस्ट कहाँ कहाँ जो है वैकेंट है, खाली है, वो जो है आगे दिया गया है, मैं बताऊँगा, इसी पीडीएफ में दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है अपना ऑनलाइन आवेदन, सबसे पहली बात, आप जो है अपना ऑनलाइन आवेदन, ये जो ऑफिशियल लिंक दिख रहा है वहीं जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसका लिंक, इस लिंक का जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले सीधा इंपॉर्टेंट डेट में चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में देखेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट जो है 10/2/2025 से 3/3/2025 दिया गया है। जी हाँ, 10 फरवरी 2025 से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 3 मार्च 2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। ठीक है, आपको एडिट करेक्शन करने का जो विंडो है, मतलब आपका ऑप्शन मिलेगा, किसी तरह से या किसी कारणवश आपका जो है फॉर्म रॉन्गली हो गया है, रॉन्गली जो है आपको आपने फिलअप कर दिया है, ठीक है, गलती से आपने कुछ और वहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिए होंगे, तो उसको एडिट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन होगा 6 मार्च 2025 से 8 मार्च तक। ठीक है, तो 6, 7, 8 3 दिन आपको समय मिलेगा यहाँ। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए लगभग आपको जो है 25-26 दिन यहाँ मिल जाएंगे। तो 10 से 3 तारीख तक आपको यहाँ पे जो है ये फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। दोनों डेट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल देख लिए आप, अपना जॉब प्रोफाइल क्या होगा। तो जो जीडीएस रूल है ये सब आप देख सकते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर का जॉब प्रोफाइल भी दिया है। जॉब प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या होता है कि डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, बीओ में और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी है ना में जो होते हैं, डेली के डेली जो ऑपरेशंस होते हैं, जो ट्रांजेक्शन होते होंगे या जो क्रियाकलाप होंगे, उनको आपको क्या करना है, पूरे के पूरे उसको देखना है, ध्यान देना, टाइम टू टाइम उसको प्रिस्क्राइब्ड करना है। ठीक है, मार्केटिंग करना है, प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट का, मतलब जो डाक, जो ग्रामीण डाक सेवक का या जो भारतीय डाक के तहत जो प्रोडक्ट जो है वो दिए गए हैं, उसका आपको क्या करना है, लगातार प्रचार करना है। ठीक है, अपनी सर्विस के बारे में प्रचार करना है, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचानी। कुल मिला के ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पोस्ट ऑफिस के जो सर्विस रहते हैं, प्रोडक्ट रहते हैं, उन्हीं को आपको मैनेज करना है। ठीक है, और आप जो है ब्रांच के हेड रहेंगे, बीपीएम कहते हैं जिसको, ब्रांच के हेड रहेंगे। तो जितने भी प्रोडक्ट सर्विस हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, उन सब में आपको जो है देखना होगा, उसका पूरा मैनेजमेंट करना होगा। ठीक है, बाकी जॉब प्रोफाइल की बात और बाद में कर लेंगे डिटेल से। असिस्टेंट है तो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर के आप असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, बाकी मैं पूरा का पूरा इनका जो जॉब प्रोफाइल अलग से बताऊँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि भाई सबकी जॉब प्रोफाइल चाहिए सर, काम क्या करना होता है, ठीक है, तो मैं वो अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। डाक सेवक के लिए भी देखिए, डाक सेवक में आपको क्या करना है, उसका भी जॉब प्रोफाइल दिया हुआ है। आपको सॉर्टिंग करने हैं, लेटर वगैरह जो आया रहता है, रेल मेल सर्विस आता है, रेलवे मेल सर्विस आया रहता है, रेल मेल सर्विस जिसको कहते हैं, उसका सॉर्टिंग करना है। ठीक है, ये सब आपको काम दिया जाएगा, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है,
अगर आप मैसेज करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो है उसका जॉब प्रोफाइल वाला अलग से वीडियो बना ही दे दूँगा, ठीक है। ठीक, अभी मेन जो है हम लोग अलाउंसेस पे आते हैं। पेमेंट वगैरह क्या मिलता है बीपीएम का, हाँ ना, एबीपीएम का और डाक सेवक का। तो ठीक, यहाँ पे हम आते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है ना जो उनको पेमेंट जो मिलता है, ध्यान से देखिएगा, पेमेंट जो मिलता है बीपीएम का वो स्लैब दिया है, देखिए 12,000 से 29,380 रुपये तक, और एबीपीएम और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 रुपये तक, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है एनुअल इंक्रीज़, 3% का एनुअल इंक्रीज़ लगता है आपको, ठीक है, मतलब आपको जो इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। और जो अलाउंसेस कुछ मिलते होंगे वो कंडीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपको दिए जाएंगे, लेकिन ये जो है इसका एक स्लैब दिया है कि आपको इतना पेमेंट जो है मिलेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना ये सब चीज़। उसके बाद देखते हैं, आगे आते हैं एज लिमिट की। तो 18 से 40 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18, देखिए मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 होने चाहिए, ठीक है। अपर एज के लिए और भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट, ओबीसी के लिए 3 साल का, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगा, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का छूट मिलेगा, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी है तो 13 साल, पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी है तो 15 साल का, ऐसा छूट मिलेगा आपको एज के रिगार्डिंग, ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम, ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट of 10th standard with passing marks in mathematics and English conducted by, तो ध्यान देखिए 10th पास को मांगा गया है और 10th पास में मैथ्स तो होना ही चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश होना ही चाहिए। वैसे तो सभी स्टूडेंट के पास मैथ्स और इंग्लिश 10th पास का जो मार्कशीट होगा, ठीक है, तो मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी, अगर आप ये किए हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। और आप जिस एरिया में, ध्यान से एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट बी में दिया है कि जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। जैसे इनकेस अगर आप छत्तीसगढ़ में अप्लाई कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी चलता है, लेकिन लोकल लैंग्वेज हिंदी ही यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। तो हिंदी में अगर आपको हिंदी का नॉलेज है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में गए, मराठी जो है लोकल लैंग्वेज है, और तो महाराष्ट्र वाले जो हैं वो, अगर छत्तीसगढ़ के कोई ऐसे कैंडिडेट जो महाराष्ट्र में अप्लाई करना चाहते हैं तो चूँकि उनको लोकल लैंग्वेज पता नहीं है इसलिए वो महाराष्ट्र में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, लोकल लैंग्वेज, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कीजिए उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर राज्य में, ठीक है। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल जो प्रोविज़न दिया है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन और देखो, और कुछ क्वालिफिकेशन है, अदर क्वालिफिकेशन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको अनिवार्य नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, और आपको लाइवलीहुड, ठीक है, आजीविका के मायने पता होने चाहिए, ठीक है, आजीविका के मायने पता होने चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिया है कि अदर क्वालिफिकेशन में ये सब चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आगे आपको काम वहीं पे करना है, ठीक। बाकी अगर बात करें यहाँ पे कि रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन जो एसटी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलता है वो मिलेगा ही, ठीक है। तो वो जो है उसके लिए कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डिसेबिलिटी जो सूटेबल होंगे, कौन कौन से डिसेबल कैंडिडेट सूटेबल होंगे यहाँ पे दिया है। एलवी मतलब लो विज़न, ठीक है, डी डिफ, एच हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1 आर्म 1 लेग, लेप्रोसी क्योर्ड, जिनको लेप्रोसी हुआ था और ठीक हो गए हैं, ठीक है। एसिड अटैक विक्टिम, ठीक। और आगे देखिएगा जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनको है वो सब जो है क्या है, ये सूटेबल है, ठीक है, जीडीएस के लिए, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ठीक। आगे और चलते हैं, तो कौन कौन सूटेबल है ये भी बता दिया जाएगा। किस तरह से अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। तो एप्लीकेशन जो होगा ना उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, बेसिस ऑफ द सिस्टम जनरेटेड मेरिट बेसिस। अब इस सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट क्या होगा उसको समझिए, जो आपने 10th क्लास में देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ मार्क्स
मार्क्स ऑब्टेंड, कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स टू मार्क्स। ठीक है, तो जो आपका मार्क है बस उसी के आधार पे मेरिट बनेगा, जितना मार्क्स आपने लाए हैं वो। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड, जो 10th स्टैंडर्ड में जो आपने मार्क्स लाया है, ठीक है, उसकी जो दशमलव के 4 स्थान तक, मान लो आपका 90% है तो 90.25 आपको याद होगा, तो 90.2543 ऐसे दशमलव के 4 स्थान तक का अंक देख करके मेरिट बनाया जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद जो दशमलव के चौथे स्थान तक भी ना बहुत जो है कैंडिडेट छट जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा 4 अंक डेसिमल के 4 अंक, दशमलव के 4 अंक बाद तक जो है आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये बता दिया गया। 10वीं का मार्कशीट मेन है, अगर 10वीं की मार्कशीट आपके पास है तो बस आप बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। ठीक, अब अगर किसी को ग्रेड सिस्टम मिला है अच्छे से, अगर आपका मार्क्स आया ना तो श्योर है बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आए हैं तो। ठीक, अब किसी को ग्रेडिंग सिस्टम मिला है तो उसमें भी बताया है कि ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपको मिला है और आपको A1 ग्रेड मिला है तो ग्रेड पॉइंट 10 होता है। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 करना है। A2 अगर मिला है, ग्रेड A2 मिला है तो ग्रेड A2 का मतलब होता है 9 और इसमें 9.5 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे B1 B2 C1 C2 D ये सब दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आप उसको कैलकुलेट करके आप अपना मार्क्स निकालिएगा। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कुछ काम का चीज़ अगर दिखता है हमको, देखिए आपको उसके बाद शॉर्ट लिस्ट हो, जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे ना, वेबसाइट पर उसका जो है पूरा रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद जो है आपको SMS या ईमेल भी करके बताया जाएगा। आपने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला है उसके थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई हाँ आप सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अपन अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ आपको जो आपके ऊपर आप जो है जिसके लिए एप्लीकेबल है, आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होता है वो लेके जाना है। जैसे मार्कशीट सभी को ले जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है आपको, आधार कार्ड वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद EWS वाले, तो जिनका EWS सर्टिफिकेट होगा वही ले जाएंगे, सब लोग तो नहीं ले जाएंगे। ठीक, जो ट्रांसजेंडर होंगे वही ले जाएंगे, बाकी लोगों के लिए नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको ज़रूरी है। ठीक है, खासतौर पर जो 90s वाले बच्चे होंगे, 90s वाले कैंडिडेट होंगे, उनके पास जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं रहता, मतलब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना रहता, तो 10th का जो सर्टिफिकेट है वही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के जाना है, जो कि मेडिकल ऑफिसर बनाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले, कोई मेडिकल हॉस्पिटल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, उनसे जा करके आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये काम का चीज़ था, जो काम का चीज़ है बस मैं वही बताते जा रहा हूँ, बाकी ये बहुत बड़ा PDF है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हूँ ना, वहाँ से जा करके भी जो है आप अपना ये PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ये एनेक्सर 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप कितना कितना पोस्ट दिया है ये यहाँ पे हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये एनेक्सर 2 है, यहाँ पे पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, तो मोबाइल नंबर जरूरी होना चाहिए, ईमेल, आधार, अगर ये देखिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्या क्या चाहिए आपको, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आपका आधार नंबर चाहिए। ठीक है, बोर्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे 10th क्लास का आपने जो पास किया है उसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, आपका फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का अच्छा जो है पासपोर्ट साइज़ का अच्छा फ़ोटो डालिएगा, अदरवाइज़ वहीं रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है आपका सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर को स्कैन करके आपको रखना है। ठीक है, फ़ोटो जो 50 KB तक चलेगा, सिग्नेचर 20 KB तक चलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद फीस जो है आपको 100 रुपये लगेगा, 100 रुपये आपको फीस लगना है। ठीक है, एप्लीकेंट जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो है एक डिवीज़न चूज़ करने के बाद 100 रुपये का फ़ीस आपको देना होगा। समझ रहे हैं ना, 100 रुपये फ़ीस है, एग्ज़ाम फीस यहाँ पे समझिए 100 रुपये का फ़ीस आपको देना ही होगा। समझ रहे हो। ठीक है, ये फीस जो है फ्री है, किसके लिए फ्री है, तो जितने फीमेल कैंडिडेट है, ST SC के लिए फ्री, और PWD कैंडिडेट है उनके लिए जो है यहाँ पे, ट्रांस वुमेन के लिए भी फीस जो है यहाँ पे फ्री रखा गया है, मतलब कोई भी किसी भी तरह का फीस नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी जितने भी नॉर्मल कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपये का फीस यहाँ पे लगने वाला है, तो बहुत कम फीस है। ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा अगर आपके परसेंट अच्छे हैं तो। ठीक है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जो है डायरेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। फोटोग्राफ ध्यान दीजिएगा, एक JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और 50 KB का फोटोग्राफ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 20 KB तक आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल है,
बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से यहाँ पे देखिए राज्य में दिया है और कौन सा जो है लोकल लैंग्वेज है देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु चलता है, असम में आसमी चलता है, बंगाली भी चलता है और बोडो भी चलता है, ठीक है। तो कौन कौन से एरिया में क्या कौन कौन सा लैंग्वेज चलता है वो भी देख लीजिएगा, ठीक। बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, सब हिंदी भाषी राज्य हैं। दिल्ली हो गया, गुजरात में गुजराती चलता है, ठीक है। तो लैंग्वेज देख लीजिएगा हिंदी वाले कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। बाकी लोकल लैंग्वेज वाले भी देख लीजिएगा। गलती से किसी दूसरे स्टेट में डाल रहे हैं आप तो वहाँ का लैंग्वेज पता होगा तभी डालिएगा, अदरवाइज़ वहाँ आपको डालने का कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई भी अर्थ नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये SC/ST सर्टिफिकेट आपको इस तरह से बनवा के जाना होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, ठीक है। यही आप प्रिंट निकालिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और ये जो है OBC के लिए, OBC का इस तरह से सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको बनवा के जाना होगा, ठीक है। ये EWS का सर्टिफिकेट इस तरह से बनवा के जाना होगा। पूरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है जितने भी सर्टिफिकेट आपको लगने हैं, ठीक है। ये अंडरटेकिंग वगैरह सब जो है आपको ज्वाइनिंग के समय ज़रूरत पड़ेगा, तो PDF ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ ये PDF मिल जाएगा, बाद में भी मिल जाएगा, इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत रहेगा तो मिल जाएगा। डिक्लेरेशन वगैरह सब आपको ले जाना होता है जिस दिन आप जो है ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है डिटेल आपको दे दिया गया है कि किस तरह से क्या क्या सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, ठीक। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट हैं, सभी जानकारी मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है।